स्वागत है आप सभी का दृष्टि आईएएस के इस यूट्यूब चैनल में। दृष्टि आईएएस ने उत्तर लेखन कौशल अर्थात राइटिंग स्किल के लिए कई प्रकार की योजनाएं प्रारंभ की हैं, जिसमें लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं हैं, मुख्य परीक्षाएं में जो हुई हैं, उन प्रश्नों के बेहतर उत्तर के संप्रेषण के माध्यम से उन परीक्षार्थियों को जो बड़े जीवटता के साथ, प्रतिबद्धता के साथ तैयारी तो करते हैं, परंतु कई बार गुणवत्ता के उस स्तर को नहीं प्राप्त कर पाने या ज्ञान होने पर भी उसको बेहतर प्रकार से प्रस्तुत नहीं कर सकने के कारण छट जाते हैं या चयनित नहीं हो पाते। इसीलिए दृष्टि आईएएस ने उन विशेष रूप से उन परीक्षार्थियों को जो सुदूरतम क्षेत्रों में रहते हैं, किसी कारण से उन्हें स्पष्ट तौर पे गुणात्मक मार्गदर्शन नहीं प्राप्त हो पाता, उनके लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, हालांकि ये यूपीएससी या अन्य पीसीएस के परीक्षार्थियों को भी बहुत कारगर होगा, उनके लिए काफ़ी सहयोगी होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो परीक्षाएं हुई हैं सामान्य अध्ययन की या ऑप्शनल की, फिलहाल वो सामान्य अध्ययन के प्रश्नों का विश्लेषण कर रहे हैं। उन प्रश्नों का एक सारगर्भित बेहतर विश्लेषण के साथ कैसे उत्तर बनाया जाना चाहिए, कैसे आप उसे प्रस्तुत करेंगे, इसको एक कार्यक्रम के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम प्रस्तुत कर रहे हैं। भूगोल, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तथा आपदा प्रबंधन के प्रश्नों को मैं संजीव श्रीवास्तव संप्रेषित कर रहा हूं। इस प्रक्रिया में 2021 में आए मुख्य परीक्षा के प्रश्नों का विश्लेषण आप तक पहले ही पहुंच चुका है। इस बार 2020 के परीक्षा में आए प्रश्नों का विश्लेषण किया जा रहा है। हालांकि 5 प्रश्नों का उत्तर इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल चुका होगा। अब चलते हैं अन्य प्रश्न पर। आज का प्रश्न कृषि भूगोल पर है या कृषि पर है। हालांकि सिलेबस के अनुरूप कृषि, उद्योग या परिवहन चूंकि नीतिगत होते हैं, ये 3rd पेपर में लिखा हुआ है। यूपीएससी के सिलेबस के अनुरूप ही उत्तर प्रदेश पीसीएस के जो आयोग ने सिलेबस को इंटरनेट पे डाला हुआ है, वेबसाइट पे, इंटरनेट के थ्रू आप देख सकते हैं। तो वेबसाइट पे जो है वो मेंशन है 3rd पेपर में, परंतु 3rd पेपर में भी और 1st पेपर में भी कृषि पर प्रश्न निरंतर आया है और आ रहा है, साथ में उद्योग पर भी। ऐसे 2021 की बात करें तो उद्योग पर एक प्रश्न 1st पेपर में है और उद्योग पर दूसरा प्रश्न 3rd पेपर में है। दूसरा मतलब एक क्वेश्चन, एक प्रश्न 3rd पेपर में भी है। खासकर जो 3rd पेपर में कृषि पर प्रश्न आते हैं वो बड़े तकनीकी रणनीति का स्तर के होते हैं। तो वहां पर भूगोल के साथ साथ आपको बेहतर आर्थिक या जो विश्लेषण है उनकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो आज इसी प्रश्न को हम विश्लेषित करेंगे। 2020 के 3rd पेपर अर्थात इकोनॉमी, साइंटिफिक एंड जो डिजास्टर मैनेजमेंट का पेपर है उसमें यह प्रश्न आया है, परंतु संबंधित है भूगोल से, तो मैं इसका विश्लेषण कर रहा हूं। चलते हैं प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, भारत में कृषि उत्पादकता। तो जो मूल टर्म है, एक तो भारत, तो यहाँ पे 2 पर्सपेक्टिव बनता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए। जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, चाहे इकोनॉमिक हो, सोशियो कल्चरल हो या किसी प्रकार का, वो या तो भारत के भूगोल से पूछा जाता है या उत्तर प्रदेश के भूगोल से। तो मैं हिंट कर दूंगा, उत्तर प्रदेश के भूगोल या उत्तर प्रदेश स्पेशल से भी इस प्रकार की सूचनाएं या फिर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो उसका उत्तर आप किस प्रकार से दे पाएंगे। फिलहाल इस प्रश्न को देखें तो भारत में कृषि उत्पादकता, थोड़ा सा ये टेक्निकल हो जाता है, कृषि उत्पादकता में कमी के क्या कारण है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी काफी तकनीकी आधारित प्रश्न है। 3rd पेपर में इसलिए पूछा भी गया है। इंग्लिश में देखें तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, अर्थात एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी की बात की जा रही है जो लो है, और ये प्रोडक्टिविटी लो क्यों है, इस पर, कहां पर, इंडिया में। तो जैसा कि पहले भी अगर आपने देखा होगा प्रश्न के विश्लेषण को, तो सबसे पहले मैं विद्यार्थियों को यह संप्रेषित करता हूं कि आप डिमांड ऑफ द क्वेश्चन अर्थात जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन है उसके अनुरूप फिर उत्तर का निर्माण कीजिए। अर्थात सबसे पहले यहां भी हम प्रश्न की समझ या प्रश्न की मांग को देखेंगे। प्रश्न की मांग क्या है, उसके बाद जो कंसर्न टर्म्स होंगे, जो संबंधित या रिक्वायर्ड टर्म्स होंगे, उसी के बेसिस पे आपके उत्तर का फ्रेमिंग होगा। तो प्रश्न की मांग के अनुरूप ही आपको उत्तर का निर्माण करना होगा। प्रश्न की मांग के अनुरूप। और कई बार क्या होता है कि विद्यार्थी पूरा प्रश्न को समझे बगैर ही उत्तर देना प्रारंभ कर देते हैं,
तो यहाँ पर यही रणनीतिक चूक होता है कई बार कि ज्ञान तो आपके पास है, जानकारी है या तथ्य या उसकी अवधारणाएं भी हैं, कंटेंट और कंसेप्ट, परंतु एग्जैक्टली अप्रोप्रिएटली प्रश्न के मांग के अनुरूप आप उन्हें एक बेहतर प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण के साथ, जिसको हम एक फ्लो में उत्तर का निर्माण कहते हैं, नहीं दे पाते, जिससे बेहतर अंक भी नहीं आ पाता। जबकि ऐसे प्रश्नों में भी 75% अंक तक आराम से सिक्योर किया सकता है, उससे ज़्यादा भी। इसमें फ्लो चार्ट या मानचित्र, इन सबको भी हम यूज़ करेंगे और ये सब उत्तर के श्रृंगार होते हैं। तो पहला प्रश्न की मांग क्या है, जरा समझिए। प्रश्न की मांग यह है कि कृषि उत्पादकता, तो सबसे पहले हमें जानना होगा उत्पादकता क्या है, तब तो आप उत्तर दे पाएंगे। तो यहां पे मैं एक पर्सपेक्टिव लूंगा कंसेप्ट के अंतर्गत, अवधारणा के अंतर्गत, उत्पादन वर्सेस उत्पादकता। उत्पादन वर्सेस उत्पादकता, ये हम आपको पहले समझा देंगे कि भाई दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। टर्म तो इकोनॉमी का ही है, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी। तो उत्पादन वर्सेस उत्पादकता को पहले समझेंगे। दूसरा, क्या यह भारत में या क्या उत्पादकता या यह जो भी कहें भारत में कम है? क्योंकि ऐसे प्रश्नों में जो परिचय होता है वहीं पे आपको स्पष्ट कर देना चाहिए कि आप इस प्रश्न के स्टेटमेंट से, आशय से सहमत हैं या असहमत। जैसे हम कहें कि भारत जनसंख्या आधिक्य का राष्ट्र है, तो आप स्वीकार करते हैं कि हाँ आधिक्य का राष्ट्र है, तो यह सहमति हो गया। और उसके पश्चात उसके कंसर्न कंटेंट, कंसेप्ट अलॉन्ग विद द एप्रोप्रिएट डायग्राम्स या फ्लो चार्ट, मॉडल्स प्रस्तुत करके एक धारा प्रवाह से उत्तर का निर्माण करते हैं। उस पर हम आएंगे प्रस्तुतिकरण के साथ, प्रेजेंटेशन के साथ। तो क्या भारत में कम है, आप सहमत हैं या असहमत हैं? अब देखिए, हमारे सहमति और असहमति से कंटेंट और कंसेप्ट का हम एक सपोर्ट चाहिए, खासकर कंटेंट का। क्योंकि कई बार आपने सुना होगा, कुछ विद्यार्थी या शिक्षक खास करके इस पे बोल देते हैं कि मुख्य परीक्षा में कंटेंट आवश्यक नहीं होता। बिना कंटेंट का विश्लेषण किसका करेंगे? आपके विश्लेषण का एक बहुत शानदार आधार होता है तथ्य, कंटेंट, तो आपको देना चाहिए। अब इस कंटेंट अर्थात तथ्य में जो कंसर्न टर्म्स होते हैं, तथ्य जिसको हम कंटेंट कर रहे हैं, संबंधित टर्म, जिसको हम एप्रोप्रिएट शब्द भी कह सकते हैं, शब्द तो वर्ड हो जाता है। कंसर्न टर्म का मतलब हुआ उस मौलिक अवधारणा से वो जुड़ा हुआ हो, जैसे उत्पादकता, तो आर्थिक भूगोल का या अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख टर्म है ये। तो जो संबंधित टर्म्स होंगे उसको जोड़ते हुए हमें एक बेहतर धारा प्रवाह के साथ उत्तर के प्रस्तुतिकरण का निर्माण करना होगा। उम्मीद कर रहा हूं प्रश्न के मांग को आप समझ गए होंगे। अब संबंधित तथ्य के आधार पर यहां पे क्या दिया जा रहा है, उत्पादकता में कमी के क्या कारण हैं, तो कारणों की चर्चा करनी है ना। तो उत्पादकता में कमी के कारण, अब इस कारण में ही तथ्य और विश्लेषण दोनों आ जाएगा, अर्थात कारण के तथ्य के तौर पर, और साथ में हम एक विश्लेषण भी देंगे जिससे लगे कि विश्लेषण की पर्याप्त क्षमता भी हम में है। ठीक है, तो ये प्रश्न की मांग है। अब प्रश्न की मांग में आपको उत्पादन वर्सेस उत्पादकता देना नहीं है, लेकिन आपको अंतर पता होना चाहिए। उत्पादन क्या है, उत्पादकता क्या है। जैसे भारत दूध के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है, गेहूं या चावल के उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है, लेकिन उत्पादकता के मामले में देखें तो भारत दूसरे, तीसरे, चौथे स्थान पर भी नहीं है। उत्पादकता के संदर्भ में दूध का भारत सबसे बड़ा उत्पादक है विश्व में, लेकिन यदि उत्पादकता की बात करें तो भारत 5वें स्थान पर भी नहीं है। अर्थात दोनों में कुछ बड़ा डिफरेंस है, कुछ तो मामला है यहां। और यदि उत्पादकता भारत की बढ़ा दी जाए, यदि विकसित राष्ट्रों के आसपास भी कर दिया जाए, तो भारत दूध का जो अभी उत्पादन, कुल उत्पादन कर रहा है, वो दोगुना ज्यादा हो सकता है। अर्थात उत्पादकता
बड़ा ही महत्वपूर्ण टर्म है। इसीलिए पहले आपको ये समझ होना चाहिए कि उत्पादन एवं उत्पादकता में एग्जैक्टली फर्क क्या है, कैसे इसको हम समझेंगे। दूसरा, क्या भारत में यह कम है, तो ऑब्वियसली हमें सहमत होना पड़ेगा। अब इसका एक विश्लेषण भी यहां पर हम देंगे और तब आना है संबंधित टर्म के साथ कि उत्पादकता में कमी के कारण क्या है। यही उत्तर का मेन बॉडी है। तो प्रश्न की मांग ये है, जो प्रत्येक प्रश्न के विश्लेषण के प्रक्रिया में मैं विद्यार्थियों तक ये संप्रेषित कर देता हूं। अब इसका बनाते हैं प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब हुआ प्रस्तुतिकरण, हिंदी में उसको कहेंगे। अर्थात हम परिचय दें या ना दें, परिचय में क्या दें, किस प्रकार से दें, कितने शब्द दें, क्या वहां कोई मॉडल या डायग्राम या फ्लो चार्ट या मैप दिया जा सकता है, क्योंकि उत्तर का ये श्रृंगार होता है ना। इसके पश्चात फिर मुख्य बॉडी में, जैसे इस प्रश्न का एक ही भाग है, 125 शब्द का है, 8 अंक का, 6 अंक आराम से आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे प्रश्नों में जनरली स्टूडेंट्स का हाथ थोड़ा तंग होता है कंसेप्चुअली, और ये उत्तर सुनने के बाद आप कैलकुलेट कीजिएगा, इवेल्युएट कीजिएगा कि आपकी दक्षता तथ्य अवधारणा और उसके प्रस्तुत करने के प्रक्रिया में कहां पर है, और तब आपको इस पे अंक कितना मिल सकता था। हाँ, ऐसे प्रश्नों में 6 आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। एनीवे, तो ये पहला जो पार्ट था ये हो गया क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग, प्रश्न की मांग क्या है, तब उत्तर उसी का अनुरूप बनेगा। अब इसमें मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं। इसके बाद हम लोग इसे बनाते हैं प्रस्तुतिकरण। अब इस पे हम बना देते हैं प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रस्तुतिकरण, अर्थात किस क्रम में, इंग्लिश में इसी को हम कह सकते हैं प्रेजेंटेशन। क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर थे त्रिवेदी सर, स्टीफेंस कॉलेज से, वो यूपीएससी के बोर्ड में भी थे। वो अक्सर एक कोटेशन यूज करते थे, मैं अपने विद्यार्थियों से भी कहता हूं कि आप प्रश्न का उत्तर दीजिए, बेवजह अपने ज्ञान को ना दीजिए। आपकी जानकारी बहुत ज्यादा हो सकती है, एक प्रोफेसर हो सकता है एक आईएएस से बहुत ज्यादा जानता हो, लेकिन जो अप्लाइड नॉलेज है वो एक आईएएस के पास प्रोफेसर की तुलना में प्रायः ज्यादा होता है। अर्थात उस ज्ञान का सदुपयोग या उपयोग कैसे करना है, एप्लीकेशन सिग्निफिकेंट हो जाता है फिर वो। तो यहां पर प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन में हमको बिल्कुल प्रोफेशनली चलना है। इस प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले हम बनाएंगे परिचय, यानी इस उत्तर का पहला पार्ट होगा परिचय, जिसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 शब्दों का, मेरा मानना है कि 15 शब्द पर्याप्त होंगे। 15 से 20 शब्दों का आप परिचय लिख सकते हैं। और परिचय में मैंने अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन वाले पार्ट में ही आपको बताया कि आप इस स्टेटमेंट से सहमत होंगे, और यहां पे मन की बात नहीं है कि मुझे लगता है ऐसा होगा। जो तथ्य इकोनॉमिक्स में या जो तथ्य भूगोल या जो आर्थिक भूगोल है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी उसमें है, उसी को आपने प्रेजेंट करना है, उस पर शोध नहीं करना। तो हमें सहमत होना पड़ेगा। तो परिचय में हम उत्पादकता के इस पर्सपेक्टिव के साथ भारत में कम है, इससे सहमति दिखाएंगे। इसके पश्चात चलेंगे मुख्य पार्ट पर, क्योंकि एक ही पार्ट है इस प्रश्न का। इस पे एक हम देंगे, इसके बाद फ्लो चार्ट देंगे। इस चार्ट के माध्यम से बताएंगे कि कौन कौन से वे कारक हैं जिनके कारण से आधार पर उत्पादकता का निर्धारण होता है। वो कारक यदि बेहतर स्थिति में भारत में नहीं है तो उत्पादकता कम होगी। चार्ट देंगे, या पहले एक तुलना कर देंगे उत्पादकता का। क्लियर हो गया? तुलना के पश्चात ये एक या 2 स्तरों पर होता है तुलना, मैं तुलना कर दूंगा। उसके पश्चात चलेंगे मुख्य पार्ट पर। तो लगभग 90 शब्द हम मान के चले कि लिखेंगे। 90 शब्द में हमें विश्लेषण भी करना है,
अगर 20 शब्द भी यहाँ लेते हैं तो 20 और 90 हो जाता है 110। तो 10-15 शब्द हमारे पास सरप्लस ही हैं, हालांकि 125 शब्द में लिखना है 125, तो ये 130-135 तक जा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा कदापि नहीं, थोड़ा सा क्षम्य है। तो 90 शब्द या हम 100 शब्द ज़्यादा से ज़्यादा कहें, इतने का प्रेजेंटेशन हम बनाएंगे और यही हमारा उत्तर होगा, यही हमारे उत्तर का फ्लो होगा क्रम में, और जो कारण हम देंगे उसी का विश्लेषण उसी क्रम में धीरे धीरे देंगे, लेकिन बहुत सारगर्भित देंगे। इसके पहले मैं एक चीज़ और आपको समझा दूं, जैसे उत्पादकता वाले में ही, तो कई बार विद्यार्थियों का ये मांग होता है कि सर थोड़ा सा कंसेप्चुअली भी आप बता दिया कीजिए। तो 2 टर्म है, उत्पादन वर्सेस उत्पादकता। मैंने कहा भी था उत्पादन, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्शन, एवं उत्पादकता। आखिर इसको हम समझेंगे कैसे? प्रोडक्टिविटी, तब आंसर निकालना बहुत आसान हो जाएगा, है ना। देखो, एक सिंपल चार्ट से हम आपको समझाते हैं। जैसे एक लैंड है, ये 1 हेक्टेयर का है, 1 हेक्टेयर का एक लैंड है। इस 1 हेक्टेयर लैंड में यानी भूमि कितनी है? 1 हेक्टेयर, एच फॉर हेक्टेयर। इसमें सपोज करो हमने निवेश किया, एक निवेश से ही जोड़ के एग्जाम्पल दे रहे हैं, हमने निवेश किया 1000 रुपए का और उत्पादन हुआ 10,000 kg। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ले रहा है। तो भूमि कितना था, निवेश कितना हुआ, अब बीज में, सिंचाई में, इन सबको जोड़ा जाता है। तो ये रेजोल्यूशन 1 हो गया। अब यदि हम उत्पादन, ये उत्पादन है, अर्थात सिंपल सूचना मिलेगा 1 हेक्टेयर में 10,000 किलो किसी भी अन्न का या खाद्यान्न का या दलहन का, तिलहन का, जो भी हम जोड़ लेते हैं, जोड़ अनाज भी कह सकते हैं, उत्पादन हुआ। तो 1 हेक्टेयर में 1000 के निवेश पर 10,000 किलोग्राम उत्पादन हुआ। अब यदि उत्पादन में हम वृद्धि चाहते हैं, उत्पादन में वृद्धि, तो कैसे बनेगा ये? उत्पादन में वृद्धि का मतलब है 1 हेक्टेयर भूमि, ये हो गया, प्लस 1 हेक्टेयर भूमि और ले लिए, भूमि को बढ़ा दिए। अब इसमें देखो, भूमि यानी जिसको जोता गया, बोया गया, वो कितना है? 1 हेक्टेयर प्लस 1 हेक्टेयर इक्वल टू 2 हेक्टेयर। सामान्य निवेश 1000 गुना 2 इक्वल टू 2000 रुपया, रुपए में ही काउंट करते हैं, 2000 रुपया। तो जो उत्पादन है, प्रोडक्शन, वो 10,000 kg गुना 2 इक्वल टू 20,000 kg हो गया। लेकिन ध्यान रखना, ये उत्पादन में वृद्धि हुआ, उत्पादकता में नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि टर्म्स जो इकोनॉमिक्स का है वो एग्जैक्टली हम नहीं समझ पाते, याद कर लेते हैं। जैसे परिभाषा उत्पादकता क्या है? प्रति हेक्टेयर उत्पादकता, उत्पादन की माप उत्पादकता है, या प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि उत्पादकता है। यह तकनीकी परिभाषा हो, तकनीकी परिभाषा आपको प्रयोग में लाना चाहिए, लेकिन उसकी समझ ना हो तो बेहतर उत्तर आप नहीं लिख पाएंगे, और अंक बेहतर उत्तर लिखने पर ही आएगा, बेहतर प्रस्तुतिकरण पर ही आएगा। इसलिए मैंने कहा, कई बार परीक्षार्थी बड़े गंभीरता से, प्रतिबद्धता से, दृढ़ता से सब सुख शौक का त्याग करके तैयारी करते हैं, परंतु एक अच्छे रैंक के साथ या कई बार चयनित ही नहीं हो पाते। कारण क्या है? मुद्दा भावुकता का तो है नहीं। तो आपको बेहतर राइटिंग स्किल अर्थात उत्तर लेखन कौशल में भी दक्ष होना पड़ेगा, कैसे प्रेजेंट करना है। तो ये हुआ उत्पादन में वृद्धि,
अब तीसरा रेजोल्यूशन देखिए, यहां पर 1 हेक्टेयर लैंड था, एक हेक्टेयर, इसमें भूमि कितना है, 1 हेक्टेयर, लेकिन इसमें निवेश को हमने बढ़ा दिया। ध्यान दीजिएगा, निवेश थोड़ा सा कुछ अन्य कारक भी होगा, लेकिन मूलतः इसको निवेश से जोड़ देते हैं। इसको बढ़ा के हमने 1,000 के बजाय कर दिया 2,500 या 2,000, 2,500 कर देते हैं, 2,500। अर्थात निवेश कितना हो गया, 2.5 गुना, 1,000 से 2,500। अब जो उत्पादन है वो हो गया 30,000 केजी। क्योंकि निवेश से उत्पादन में वृद्धि हो जाता है, तो ध्यान रखिए ये 1,000 से जो 10,000 से जो 30,000 हुआ है, यह जो वृद्धि हुई है यही है उत्पादकता की वृद्धि। अर्थात 10,000 केजी से 10,000 केजी से जो 30,000 केजी हुआ, यह वृद्धि उत्पादकता में है, उत्पादकता में वृद्धि। अर्थात बिना मीन्स को बढ़ाए, मीन्स मतलब निवेश तो बढ़ेगा, जैसे इसको ऐसे समझिए फिर से, एक श्रमिक है, वो एक दिन में 1 मीटर दीवार ऊपर बना पाता है, 1 मीटर दीवार ऊपर बना पाता है, या 1 वर्ग मीटर कह ले, तो 5 श्रमिक 5 वर्ग मीटर, सिंपल कैलकुलेशन है। 1 श्रमिक या मजदूर 1 वर्ग मीटर, 5 श्रमिक 5 वर्ग मीटर। लेकिन तकनीकी का बेहतर विकास करके यदि हम उसकी दक्षता को बढ़ा दें, एक्सपर्टाइज दे दें, कुछ मशीन को जोड़ दें, तो एक ही श्रमिक अब 3 स्क्वायर मीटर दीवार खड़ी करने लगा, तो यह उसके इफिशियंसी का, इसके प्रोडक्टिविटी के इंक्रीज का सूचना है। जबकि उत्पादन का मतलब क्या हुआ, श्रमिक बढ़ाइए तो रिजल्ट बढ़ेगा, लेकिन उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगा, उसी मात्रा में बढ़ेगा। यदि एक ही व्यक्ति उत्पादन के क्षमता को कई गुना बढ़ा ले, तो कहेंगे उत्पादकता में वृद्धि। अब चूंकि प्रश्न इस प्रकार से नहीं पूछा गया है कि आप ऐसे दें, अन्यथा इस प्रकार के कंटेंट और कंसेप्ट का प्रेजेंटेशन भी बहुत शानदार अंक दिलवा सकता है, लेकिन प्रश्न की मांग फिलहाल नहीं है। ये मैंने आपको इसलिए समझा दिया क्योंकि आपके पास प्रश्न की बेहतर समझ भी होनी चाहिए। तो इसके बाद जो प्रेजेंटेशन था वो मैंने आपको बता ही दिया था कि प्रेजेंटेशन में कहाँ कैसे आप देंगे। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न के उत्तर की ओर। तो इसी को कॉपी करके, या इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूं और फिर प्रेजेंटेशन को मिटा करके ये मैं मिटा दे रहा हूं, और अब चलते हैं हम लोग उत्तर पर। उत्तर क्या होगा भाई इसका, मुद्दा तो यही है, प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या मांग करता है ये मैंने समझा दिया। उत्तर के प्रस्तुतिकरण में किस फ्लो के साथ या किस क्रम के साथ आप क्या प्रेजेंट करेंगे ये मैंने बता दिया। तो अब चलते हैं सबसे पहले हम परिचय पर, है ना, परिचय पर। तो परिचय में आप सहमति के साथ क्या प्रेजेंट करेंगे सोचिए। तो कृषि प्रधान राष्ट्र भारत, कृषि प्रधान राष्ट्र भारत। अब देखो यहां ये कृषि प्रधान राष्ट्र भारत इसलिए लिखा गया है कि भारत, आपको शायद पता हो, यूएसए भूमि संसाधन में विश्व का सबसे धनी राष्ट्र है, लेकिन यूएसए के बाद भारत ही भूमि संसाधन में सर्वाधिक धनी है। अभी भी 55% प्रत्यक्ष और 15% अप्रत्यक्ष जीडीपी का आय, जीडीपी नहीं लोगों की आय, जीडीपी में कंडीशन घट गया है, लोगों की आय कृषि से संबंधित है। 55% प्रत्यक्ष और 15% लोगों का अप्रत्यक्ष रूप से आय कृषि पर निर्भर है। जीडीपी से अलग कर देते हैं, कृषि पर निर्भर है। और कृषि अभी भी भारत में एक मौलिक पेशा बना हुआ है। 55% और 15% जोड़ दे तो टोटल हो गया 70%। किसी राष्ट्र की 70% जनसंख्या यदि अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है, तो कृषि के महत्व का मूल्यांकन हम सीधा कर सकते हैं।
इसलिए भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत कृषि प्रधान राष्ट्र है तो इसको कैसे प्रेजेंट किया? कृषि प्रधान राष्ट्र भारत। कृषि प्रधान राष्ट्र भारत प्रमुख विकासशील एवं विकसित राष्ट्रों की तुलना में, प्रमुख विकासशील, अब विकासशील राष्ट्रों में बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल से थोड़ी तुलना करेंगे, हम तुलना करेंगे चीन से, ब्राजील से, अर्जेंटीना से, है ना। तो कृषि प्रधान राष्ट्र भारत प्रमुख विकासशील, अब यहीं पर आप ब्रैकेट में लिख दीजिए चीन, मैक्सिको, जहां से हमने गेहूं का मॉडल लिया था, हाइब्रिड सीड लिया था, मैक्सिको, ब्राजील, कम से कम इन 3 राष्ट्रों का नाम दे दें, क्योंकि विकासशील राष्ट्रों से भी तुलना हो गया। तो प्रमुख विकासशील एवं विकसित राष्ट्रों के, विकसित राष्ट्रों से तो वैसे ही बहुत कम होगा, विकसित राष्ट्रों की तुलना में यहां पर हम कम उत्पादकता भी लिख सकते हैं या निम्न उत्पादकता भी लिख सकते हैं। कम ही लिखते हैं, कम उत्पादकता या कम कृषि उत्पादकता, कृषि उत्पादकता का राष्ट्र है। देखो यही होगा परिचय जो मैंने आपसे कहा था। विकसित राष्ट्रों में लगभग का भारत से उत्पादकता बहुत ज्यादा है। विकासशील राष्ट्रों में एक डाउट होता है, तो भाई विकासशील राष्ट्रों के 3 मुखिया कहे जाते हैं डेवलपिंग नेशंस के, एक भारत है, दूसरा चीन है, तीसरा ब्राजील है। इन तीनों को एक डोमिनेंट, जो कि आकार में बड़े हैं, जनसंख्या में बड़े हैं, प्लस कृषि उत्पादों को लेकर के जो एक डिबेट चलता है विकसित और विकासशील के बीच में, उस डिबेट में विकासशील राष्ट्रों का पक्ष यही 3 राष्ट्र रखते हैं। तो हालांकि मैंने मैक्सिको को भी शामिल कर लिया है। तो यहां पर आपने सहमति के साथ, अर्थात जो परिचय है, सहमति के साथ इंट्रोडक्शन दे दिया, लेकिन बेहतर होगा यहां पे कुछ आंकड़ा हम दे दें जो हमारे इस सहमति को पूरी तरह से सपोर्ट करे। तो वो आंकड़ा क्या होगा मैं बताता हूं। उत्पादकता 2 प्रकार से मापा जाता है, जैसे प्रति श्रमिक उत्पादकता, ये तो भारत में बहुत कम है। प्रति श्रमिक उत्पादकता, अगर हम इसकी बात करें तो भारत यह 1200 से 1500 रुपया है। यहां हेक्टेयर नहीं होगा, प्रति श्रमिक होगा। 1200 से 1500 रुपया प्रति श्रमिक। सोचिए कितना न्यूनतम है, क्योंकि भारत के 60% किसान तो सीमांत किसान हैं। कृषक का मतलब पंजाब के वे किसान नहीं जो BMW और ऑडी तक पहुंच चुके हैं, एनआरआईज बन चुके हैं। भारत में हरित क्रांति के क्षेत्रों के अलावा जो भारत है, उस भारत में कृषि की क्या स्थिति है, उत्पादकता की क्या स्थिति है, तो ये है। लेकिन जब इसकी तुलना हम करते हैं विकासशील ही अन्य राष्ट्रों से, जैसे हम चीन से तुलना करें तो चीन में ये 12,000 है। कारण क्या है? चीन कम्युनिस्ट नेशन है इसलिए नहीं, चीन ने कृषि को एक फार्म हाउस कंसेप्ट से जोड़ करके, माओ से तुम के समय से ही शुरू हो गया था। भारत में समाजवाद की चर्चा हमेशा की गई, व्यवहार में सहकारिता का विकास कृषि में बहुत व्यापक स्तर पे हो नहीं सका, इसका लाभ भी नहीं मिला। बट चीन ने फार्म हाउसेस बना करके, पब्लिक सेक्टर यूनिट से निवेश करा करके, कोऑपरेटिव्स के माध्यम से कृषि की उत्पादकता को, प्रति श्रमिक उत्पादकता को बहुत तेजी से बढ़ा दिया। वहीं हम देखें, अगर हम तुलना करें यूएसए का, तो ये 19,000 है, क्योंकि वहां और भी ज्यादा बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं और भी उन्नत तकनीकी का या निवेश किया जाता है यूएस में। लेकिन सबसे घोर आश्चर्य होगा, यदि पश्चिमी जर्मनी का एग्जाम्पल लें तो ये लगभग 27,500 है, 600 है, 27,600। तो आप देखिए भारत तो लग रहा है बहुत डिप्राइव्ड स्थिति में है। एक हो गया माप प्रति श्रमिक उत्पादकता, और यदि हम अगला लें जैसे खाद्यान्न का या किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप का ले लें, जैसे चावल, तो उदाहरण स्वरूप चावल की उत्पादकता
चावल की उत्पादकता। अब उत्तर प्रदेश पीसीएस है तो उत्तर प्रदेश से इसको जोड़ लीजिए। जैसे पूर्वी यूपी, जो गोरखपुर है, देवरिया है, महाराजगंज है, इन क्षेत्रों में, जबकि जलपुरा है, पूर्वी यूपी में लगभग ये 2800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। 2800 केजी प्रति हेक्टेयर। कई जगह 3200 भी, महाराजगंज के कुछ एरियाज में 3200 भी है। पंजाब में जो भारत के कृषि का या हरित क्रांति का हॉटलैंड है, पंजाब में ये 5600 केजी है। तो देखिए ध्यान से, तो भारत में ऑलमोस्ट पूर्वी यूपी से पंजाब में डबल है। लेकिन वहीं आप जाइए झारखंड में, चले जाइए नॉर्थ ईस्ट में, त्रिपुरा में ये 1600 है। 1600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, मोस्ट डिप्राइव्ड। बट यही हम जब चीन से तुलना करेंगे तो ये है लगभग 7200 से 7600, आप 7500 मान लीजिए, 7500 केजी प्रति हेक्टेयर। अब आप सोचिए, पंजाब की तुलना में भी चाइना में भूमि कम है, लेकिन फिर भी भारत से चावल के कुल उत्पादन में चाइना आगे है। उसका कारण यह है कि वहां उत्पादकता ज्यादा है। अब चलते हैं जापान। जापान में निवेश और अन्य चीजें और भी बेहतर स्थिति में है। तो वहां पर 8600 केजी प्रति हेक्टेयर है। अर्थात जो आपने इंट्रोडक्शन में सहमति जताया कि हां भारत में उत्पादकता कम है, वो इन दोनों कंटेंट से क्लियर हो जा रहा है। आप चाहें तो उदाहरण स्वरूप के बजाय सीधे लिख दिए चावल की उत्पादकता भारत और अन्य। तो यहां पे लिखने से कम है, बेहतर है कि आप यहां पे शो तो कर ही रहे हैं। तो ये स्पष्ट हो गया अभी तक, और बहुत ज्यादा शब्द खर्च नहीं हुए हैं, आप काउंट कर लीजिए। जबकि एक बहुत पुख्ता एविडेंस भी आपने दे दिया कि जो प्रश्न है उससे मेरी सहमति है, और सहमति के साथ साथ या सहमति के क्या आधार या कारण है। अब यहां पर हम लोग देंगे एक फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के माध्यम से ये बताएंगे कि कौन कौन से कारक उत्पादकता के निर्धारक हैं और भारत में उनकी स्थिति क्या है। इसी विश्लेषण से उत्तर पूरा हो जाएगा। और अगर इस प्रस्तुतिकरण के साथ यदि तथ्य और विश्लेषण या फ्लो चार्ट देते हैं आप, तो 75% मार्क जरूर आएगा। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था, सोचिएगा कि इस वीडियो को देखने के पहले आप इस प्रश्न को कैसे एक्सप्लेन करते, कौन कौन से पॉइंट देते, कौन कौन से कंटेंट या कंसेप्ट देते, और उसका क्रम क्या होता, और फिर इवेल्युएट कर लीजिए कितना मार्क्स आता। और इसलिए नहीं कि ये वीडियो बनाया जा रहा है, प्रश्न में कृषि गहनता आ सकता है, कृषि दक्षता आ सकता है, कृषि उत्पादकता आ सकता है, कृषि उत्पादन आ सकता है, कृषि लाभ आ सकता है, कोई भी या किसी भी प्रकार का प्रश्न हो सकता है ना। तो यहां पे चलते हैं हम लोग। अब परिचय और इसका जो सपोर्ट था पूरा हो गया। अब चलते हैं लोग फ्लो चार्ट की ओर। तो फ्लो चार्ट में कृषि उत्पादकता के निर्धारक घटक, यहां पे ये इतना लिख करके, मीन्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। तो सबसे पहला हो जाएगा भौतिक कारक। हम चाहें तो चार्ट में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। भौतिक कारक, देखो भौतिक कारक में दो फैक्टर्स बहुत महत्वपूर्ण होंगे। पहला स्थलाकृतिक कारक। स्थलाकृतिक कारक इसमें आएगा ए में ढाल, बी में मृदा। अब देखो मैं हिंट करता हूं, भारत में कभी आपने गांव में देखा है कि किसान भूमि का समतलीकरण कर रहा हो? कभी किसान ने 5 रुपया भी निवेश किया हो कि भूमि की ढाल किधर है, कैसे है, मृदा के पोषणीयता को निरंतरता प्रदान करने के लिए किसी प्रकार का वर्मी कल्चर जैसा कोई कल्चर, जैसे केचुआ कृषि कहते हैं उसको, इस पर निवेश किया गया हो या ध्यान दिया गया हो? बल्कि परंपरागत रूप से जो कुछ अच्छी प्रक्रियाएं थी उनको भी अब किसान छोड़ चुके हैं। हम रासायनिक उर्वरक की ओर बढ़ रहे हैं और ये बड़ा ही घातक है। बंजर भूमि की ओर कृषि भूमि का परिवर्तन होता जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखो तो ढाल और मृदा। दूसरा हो जाता है जलवायविक कारक। इसमें विशेष तौर पे आता है
तापमान, तो तापमान की वजह से भी फसल कई बार खराब होता है, बढ़िया भी होता है। और दूसरा मूल है वर्षा। ठीक है, अभी भी भारत में 51.2% रेनफेड एग्रीकल्चर है, अर्थात 51.2% वर्षा आधारित कृषि है। आप अनुमान लगा सकते हैं। और भारतीय कृषि मॉनसून के साथ जुआ क्यों है? मॉनसून अनिश्चित, कृषि अनिश्चित, यहां पे खूब सारे मॉडल देंगे हम लोग। वर्षा आधारित कृषि है, तो इनको भी बेहतर प्रकार से, जबकि ये हैं बेहतर स्थिति में, फिर हमने इनको बेहतर प्रकार से समायोजित या प्रबंधित नहीं किया है, जैसे समस्याएं हैं, विश्लेषण में आपको बताएंगे। दूसरा हो जाता है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। सामाजिक सांस्कृतिक कारक, देखो आज भी भारत में हम मानवीय श्रम की ज्यादा चर्चा करते हैं, मानवीय श्रम के बजाय तकनीकी पूंजी, इनके निवेश की चर्चा कम करते हैं या संरचनात्मक घटक की चर्चा कम करते हैं। आपने एक फिल्म देखा होगा मदर इंडिया। मदर इंडिया में भारत के कृषकों की जो दारुण व्यवस्था, करुणामय व्यवस्था को प्रेजेंट किया गया, ऑलमोस्ट स्थिति ऐसी थी, मैं तो कहूंगा उससे बुरी स्थिति थी। बैल कई बार नहीं होते थे, आदमी हल खींच रहा है, एक तरफ बैल फिर एक तरफ आदमी। इस प्रकार की परिस्थिति में हार्वेस्टिंग आदि के मशीन एंड टूल्स की तो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि भारत में पंजाब के कृषि प्रदेश को आप देखेंगे और तुरंत आप बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कृषि प्रदेश को देखेंगे तो आसमान जमीन का अंतर मिलेगा। निवेश कम है और अन्य भी चीजें उसी प्रकार से हैं। तो यहां पर जो सामाजिक सांस्कृतिक कारक है उसमें हम लोग लेंगे कृषि मॉनसून के साथ जुआ है, तकनीकी, और या हम लिखते जाते हैं पॉइंट, मैं कलर चेंज कर रहा हूं ताकि मिक्सअप ना हो। परंपरागत कृषि प्रक्रिया, मतलब ये कि कृषि क्या है? श्रम सघन कृषि है। मेहनत करो, बीज के लिए कुछ बचा लो, अगले साल बोएंगे। गरीबी में जन्मे थे, गरीबी में मर जाएंगे। प्रेमचंद का गोदाम क्या था? आप देखेंगे होरी गाय के दूध पीने के लिए तरसता है, रस्सी बना बना के कुछ पैसा इकट्ठा करता है, अंतिम बेचारा मर जाता है। तो धनिया जो उसकी पत्नी है वो इस बात को लेकर चिंतित रहती है कि इसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, तो जो वो पैसा था वो भी पंडित ले लेता है कह के कि बैतरनी पार कराने के लिए गोदान करना होगा, इसी पे नाम पड़ा गोदान। बीच में जो उसका बेटा था गोबर, उसने भी काफी गोबर किया, पढ़े होंगे आप तो आपको पता होगा। लेकिन धनिया ने फिर उस पैसे को भी पंडित जी को दे दिया कि कम से कम इसको मुक्ति तो मिले। सवाल इसका है कि आखिर किस गरीबी में वो था, एक पेट खाना और बाकी फिर पानी पी के टहल करके समय काटना, ये भारत की कृषि की प्रक्रिया और उसके व्यवहारिक संदर्भों को दर्शाता था। हालांकि अब ऐसी परिस्थिति नहीं है। 65 में जब पाकिस्तान के साथ वार लगा तो माननीय जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने नारा दिया, जय जवान जय किसान। बॉर्डर पर जवान लड़ेगा और घर में यानी खेतों में किसान, क्योंकि उस समय तक भारत खाद्यान्न तक का आयातक था। कृषि प्रधान राष्ट्र भारत खाद्यान्न का आयातक था। सोचिए कितनी बहुत कठिन समस्या के दौर से भारत गुजर रहा था। हरित क्रांति की शुरुआत शास्त्री जी ने शुरू कर दिया। वास्तव में अमली जमा पहनाया माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने। और उसके बाद से केवल संरचनात्मक घटकों के निवेश से या संरचनात्मक घटकों के बेहतर पालन से जो हरित क्रांति हुआ, इतनी अच्छी बात, एक सूचना मैं आपको दे दूं कि कृषि का समृद्धि दर हरित क्रांति के बाद से जनसंख्या के समृद्धि दर से हमेशा उच्च रहा है। हमने जबकि केवल 27% क्षेत्र, मतलब सब जोड़ जाड़ के प्रथम चरण द्वितीय चरण दोनों को जोड़ने के बाद लगभग 1/4 क्षेत्र, 1/4 क्षेत्र पर हरित क्रांति किया। और उतने से ही भारत की इतनी तेजी से बढ़ रही जनसंख्या से समृद्धि दर कृषि का उच्च रहा। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। खैर ये किसी और संदर्भ में आप यूज कर सकते हैं। तो परंपरागत कृषि प्रक्रिया, श्रम सघन कृषि, हल बैल की जरूरत है नहीं है, कोई बात नहीं, हम है ना।
ट्रैक्टर से जुताई गहरी होती है तो नीचे के मिट्टी के पोषक तत्व ऊपर आते हैं, चक्रीकरण प्रक्रिया कहते हैं इसको। लेकिन हल बैल से उतनी बेहतर जुताई नहीं होती। और भारत के अभी भी जनजातीय क्षेत्रों में तो प्रॉपर बैल नहीं है, ट्रैक्टर की और थ्रेसर की या अन्य चीजों की तो बात ही हम ना करें। तो श्रम सघन कृषि प्रक्रिया में निवेश बिल्कुल न्यूनतम रहा, अर्थात निवेश न्यूनतम। बेसिकली ये निवेश नहीं है, इतना ही है कि बस फसल हो जाए खाने भर। निवेश नगण्य। इसके अलावा निवेश नगण्य के साथ साथ फसल वैज्ञानिक तकनीक, फसल चक्र अवैज्ञानिक, मतलब जब जैसा तब तैसा, जो मन किया वही बोलिए वही खा लिए। आ रहा समझ में? फसल चक्र अवैज्ञानिक। इसके साथ साथ गरीबी का दुष्चक्र, गरीबी का दुष्चक्र। इन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा बहुत हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे, जिससे कि या जीविकोपार्जन किसी पार्जन कृषि, मतलब हमारी आजीविका चल जाए, खा पी लें, बस बात खत्म। कुछ चमत्कार होगा तो आगे देखा जाएगा। अब इन दोनों कारणों को मिला के कहते हैं परंपरागत कारण, और इनसे कभी भी उत्पादकता में बहुत बेहतर सुधार नहीं होता। ये दोनों हैं ट्रेडिशनल फैक्टर्स, परंपरागत घटक। क्लियर हो रहा है? अब इसके बाद आता है आधुनिक घटक। मैं लाल पेन को ही यूज करता हूं। आधुनिक घटक, आधुनिक घटक मुख्य रूप से निर्णायक होंगे, और भारत में कृषि का आधुनिकीकरण अभी बहुत सीमित हो पाया है। इसमें क्या क्या पॉइंट्स आएंगे? तो सबसे पहला हो जाएगा, मैं ब्लैक से लेता हूं, संरचनात्मक। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल। हरित क्रांति प्रदेशों में भी ये बड़ा ही कुप्रबंधित प्रकार से प्रयोग में आ रहा है, जिससे पंजाब में ही बंजर भूमि की समस्या तेजी से बढ़ती जा रही है। जैसे इसमें सबसे पहले आएगा संकर बीज, हाइब्रिड सीड या HYV सीड्स। दूसरा हो जाएगा सिंचाई। तीसरा हो जाएगा रासायनिक उर्वरक, या उर्वरक कह दें, उर्वरक। ऊर्जा। अब इसके बाद मशीन या मशीनीकरण, मशीनी देते हैं, मशीन, तकनीकी। अब ध्यान रखिएगा, ये सारे फैक्टर्स पूंजीगत फैक्टर्स हैं, तो बगैर पूंजी के निवेश के तो संभव ही नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट। इसी की चर्चा आपको करनी है, क्योंकि हरित क्रांति प्रदेश में जो परिस्थितियां बदली वो मूलतः इसी कारण बदली थी। लेकिन इसके अलावा आप देखेंगे दूसरा हो जाएगा संस्थागत कारण, इंस्टीट्यूशनल। इसमें पहला हो जाता है भू सुधार। आज भी देखोगे जमींदारी प्रथा ऑफिशियली समाप्त कर दिया गया। क्या एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म खत्म हुआ है? अनुपस्थित जमींदारी नहीं हुआ है। इसको आप विश्लेषित करेंगे, यानी भू सुधार की प्रक्रिया में जमींदारी प्रथा तो समाप्त हो गया 54 में, जमींदारी प्रथा समाप्त, परंतु अनुपस्थित जमींदारी, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म, जमींदारी अभी भी, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो ये बहुत ज्यादा है। इसके अलावा हदबंदी, इसको इंग्लिश में कहते हैं लैंड एलिनिएशन, अर्थात जोत के बृहत्तम आकार को या उच्चतम आकार को सीमित करना, निर्धारित करना। हदबंदी, हद को निश्चित करना। लैंड एलिनेशन। चकबंदी, लैंड कंसोलिडेशन, क्योंकि छोटे जोत से भी उत्पादकता पर असर पड़ता है। इसके अलावा सहकारिता, सहकारिता से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो विकास हुआ है वो साथ ही हाथ बढ़ाना टाइप का मामला।
कि शुगर मिल्स देखोगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश चीनी के उत्पादन में, उत्पादकता में पूरे उत्तर प्रदेश से काफी आगे जा चुका है। एग्जाम्पल के तौर पर आप दे सकते हो। इनके अलावा सरकारी नीति, भाई सरकार ही चयनित करती है हम लोन देंगे नहीं देंगे, सब्सिडी देंगे या नहीं देंगे। इन सब के सम्मिलित प्रभाव से कृषि उत्पादकता निर्धारित होता है। लेकिन प्रश्न क्या है, कृषि उत्पादकता का निम्न होना। तो निर्धारक घटक आपने दे दिया। एक तरीका यह भी हो सकता है कि आप इस फ्लो चार्ट को न दें और सीधे उत्तर को, मतलब पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दें, लेकिन ये फ्लो चार्ट एग्जामिनर को तुरंत नजर आ जाएगा और ये उत्तर के प्रस्तुतिकरण से संबंधित भी है, क्योंकि एक बार में आपने दर्शा दिया कि उत्पादकता कहां पे किस प्रकार से बेहतर हो सकता है। इन फैक्टर्स को गौण कर देंगे। सबसे महत्वपूर्ण ये फैक्टर हो जाएगा, आप यहीं पर लिख दीजिए महत्वपूर्ण घटक। अरे समझ में, अब इसी को हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे। कैसे? तो अब चलते हैं एक्सप्लेन करने। भारत के अभी भी 80% कृषि भूमि पर समतलीकरण का मतलब हो गया स्लोप को मेंटेन करना, एवं मृदा स्वास्थ्य के परीक्षण न्यूनतम होते हैं, जो कम उत्पादकता का कारण है। अर्थात जो पहला पॉइंट था स्थलाकृति वाला, देखो इतने में ही आ गया। अब आते हैं जलवायु वाले पर। भारत मॉनसूनी जलवायु प्रदेश है। अब यहां पर का प्रदेश है और प्रदेश है, बात एक ही है। मॉनसूनी जलवायु प्रदेश है। अभी भी 51.2% कृषि मॉनसूनी वर्षा या मॉनसून पर निर्भर है। मॉनसून अनिश्चित है, नोबडी कैन फोरकास्ट एग्जैक्टली। मॉनसून अनिश्चित है, इसीलिए भारतीय कृषि मॉनसून के साथ जुआ एवं सिंचाई के बेहतर मात्रात्मक एवं गुणात्मक विकास के बगैर मात्रात्मक एवं गुणात्मक विकास के बगैर निम्न उत्पादकता ही होगा। देखो सारे पॉइंट्स आप एक्सप्लेन नहीं भी करते हो ना, तो एग्जामिनर को यह मैसेज मिल जाएगा कि चूंकि शब्द सीमा है, अन्यथा विद्यार्थी के पास कंटेंट भी पर्याप्त है, कंसेप्ट भी पर्याप्त है। इसी क्या हो सकता है, जैसे गरीबी का दुष्चक्र, गरीबी से यहां पे केवल एक फ्लो चार्ट दे दो।
निम्न आय निम्न आय से क्या होगा? नगण्य निवेश। भाई निवेश होगा नहीं, नगण्य निवेश से कम उत्पादकता होगा, निवेश हुआ ही नहीं। कम उत्पादकता से, इसी को डबल एरो कर दो, जो कि प्रश्न का एग्जैक्ट मांग यही है, कम लाभ होगा, कम लाभ से कम बचत होगा, ये फिर चला जाएगा निम्न आय पर, और ये दुष्चक्र विशेष साइकिल की तरह गरीबी की तरह से चलता रहता है। आ रहा समझ में? तो इसको देने से फिर आपको ये जो मॉडल है ये बता रहा है कि गरीबी की वजह से उत्पादकता पे क्या असर है। आ रहा समझ में? तो इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कारक भी शामिल हो जाते हैं। मूलतः आप संरचनात्मक कारकों को टारगेट करो। निम्न उत्पादकता हेतु संरचनात्मक, इंफ्रास्ट्रक्चरल संरचनात्मक घटक या कारक मुख्य रूप से जिम्मेवार हैं। जैसे बेहतर संकर बीज, या इसको हम कह सकते हैं HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, संकर बीज का भारत के मात्र 14% क्षेत्रों में ही प्रयोग। यानी हरित क्रांति तो भारत में हुआ, लेकिन ये फैला प्रॉपरली नहीं, तो ऑब्वियसली बहुत कम होगा। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरित क्रांति का प्रदेश है, लेकिन वहां पर भी निवेश करने पर किसान, मतलब कृषि में निवेश की प्रक्रिया को, यानी वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया को लोग सोचते ही नहीं है, उत्पादकता कम मिलेगा। तो पहला हो गया संकर बीज से कंसर्न। दूसरा, सिंचाई की मात्रात्मक कमी या मात्रात्मक एवं गुणात्मक, जो कृषि दक्षता से लाभ कंसर्न हो जाता है। इफिशियंसी, दक्षता से संबंधित है। क्या अभी भी 1% के आसपास है ड्रीप और स्प्रिंकलर सिंचाई? उदाहरण स्वरूप ड्रीप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई 1 से 3% ही है। मतलब भारत में चूंकि भूमि संसाधन इतना बेहतर है, श्रम भी पर्याप्त उपलब्ध है छिपी बेरोजगारी के बावजूद, कि हम उत्पादन बेहतर कर ले रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, चीन के पास भारत के कुल भूमि का 1/3 ही है और उत्पादन में भारत से आगे है वो। तो फिर ये मामला कैसे आ गया? इसलिए आ गया क्योंकि वहां पर उत्पादकता बहुत ज्यादा है, दक्षता बहुत ज्यादा है, इसलिए कृषि से लाभ बहुत ज्यादा है। चावल में, गेहूं में, दोनों पे टॉप पर है। सब्जी में भी लगभग 40% सब्जियों में ही भारत टॉप पे है, जैसे बंद गोभी, फूल गोभी, टमाटर,
भिंडी, लेकिन मैक्सिमम में फिर देखोगे तो चाइना है। क्यों ऐसा हो सकता है? हो रहा है क्योंकि उत्पादकता चाइना में बेहतर है, शोध बेहतर है वहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर सिंचाई की बात करेंगे आप। इसके अलावा कृषि का या कृषि में तकनीकी का प्रयोग हरित क्रांति को छोड़कर नगण्य। आज भी देखोगे ग्रामीण क्षेत्रों में जो ट्रैक्टर खरीदा जाता है वो बारात ढोने के लिए ज़्यादा यूजफुल होता है तुलना में कृषि की प्रक्रिया। इसलिए हार्वेस्टिंग मशीन्स पश्चिमी उत्तर प्रदेश में न्यूनतम है। ट्रैक्टर है क्योंकि वो परिवहन के साधन के तौर पर भी यूज होता है। तकनीकी आज भी न्यूनतम है, ऊर्जा दक्षता न्यूनतम है। सोलर प्लेट से आज भी कितने क्षेत्र हैं, 2% सोलर प्लेट्स यूज हो रहे हैं कृषि के सिंचाई की प्रक्रिया में। माइक्रो लेवल सिंचाई पे हम चर्चा ही नहीं कर रहे, तो समस्या तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा ये तो हो ही गया। अब चलते हैं संस्थागत घटकों में व्यवहारिक स्तर पर भू सुधार की कमी। जैसे देखो एब्सेंटी लैंडरिज्म में क्या होता है कि आधे पे खेत दे दिया जाता है। किसान को लगता है कि मतलब जो सीमांत किसान है जो बोते हैं तो कुल उत्पादन का आधा ले लेगा भूमि का मालिक और आधा रखेगा किसान। किसान मतलब जो खेती करता है, किसान तो भूमिपति भी हो गए। उसको भी लगता है कि निवेश ज़्यादा मैं करूंगा, उत्पादन ज़्यादा होगा, तो आधा तो वो ले ही लेगा। जैसे 100 केजी हुआ तो 50 केजी उसका, 50 केजी मेरा। हमने निवेश को बढ़ा करके 1000 केजी किया, तब वो 500 केजी ले लेगा, तो 400 केजी उसको ज़्यादा क्यों? और कई बार होता है ना, 3 इडियट्स आपने देखा होगा, मित्र फेल कर गया तो दुख हुआ, मित्र फेल किया तो दुख हुआ, चूंकि मित्र है, लेकिन मित्र टॉप कर गया, ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। कैसे हो सकता है? दिमाग में बात कुंठा कर घर कर जाएगा। तो यहां पर यह प्रकार मतलब मनोवैज्ञानिक फैक्टर भी हैं जो उत्पादकता को सीमित करते हैं, न्यून करते हैं। तो भू सुधार, व्यवहारिक स्तर भू सुधार की कमी विशेष रूप से अनुपस्थित जमींदारी, व्यवस्था आज भी कायम। गांव के भूमि को ना हम बेचेंगे, गांव पे रहता कोई नहीं है, दिवाली दशहरा में जाके चूना उना पुतवा दिए, रहते खुद नगर में है, जीवन कट गया नगर में, लेकिन गांव से आधे पे ही 50 बीघा मेरे पास खेत है, मुझ पे ताव देने के लिए ये काफ़ी है। हम निवेश के लिए मशीन खरीदें या खरीदें, पैसा होने पर राइफल जरूर खरीद लेते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है बिहार की। शादी में फायरिंग होना जरूरी है, एक आध दो निपटते भी उसमें है। तो अनुपस्थित जमींदारी व्यवस्था आज भी कायम है। चकबंदी की असफलता, ये बिहार में आज भी केस चल रहा है। चकबंदी की असफलता से छोटे जोत और ये समस्या केवल उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा या झारखंड की नहीं है। उत्तर प्रदेश, पूरी उत्तर प्रदेश को विशेष रूप से बोल रहा हूं, हरियाणा की है। भू सुधार में हदबंदी कार्यक्रम 2 प्रकार से क्रियान्वित किया गया। एक हुआ सरकारी तौर पर, जब सरकार ने लैंड के अधिकतम सीमा को फिक्स किया, हद को फिक्स किया, हदबंदी, लैंड एलिनेशन। लेकिन आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से बिलोंग करते थे माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी, जन नेता भी थे। लेकिन जब विनोबा भावे जी ने निजी तौर पे भू सुधार कार्यक्रम को भारत में क्रियान्वित करने का प्रयास किया, तो
उसी में से भूंडसी आश्रम बनाया था माननीय चंद्रशेखर जी ने, जिसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश से फिर से किसानों में वितरित कर दिया गया। अर्थात जो कृषकों में वितरित करने के लिए जमीन लिया गया था, उसमें अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त क्लब हाउस बनाए गए थे। और ये जब माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री ये कार्य कर सकते हैं, तो बाकी लोगों का तब समझ ही सकते हैं किस स्तर पर खिलवाड़ हुआ होगा। अर्थात चकबंदी की सफलता छोटे जोत, हदबंदी एवं सहकारिता कोऑपरेटिव्स का भी बेहतर नहीं होना। क्लियर हो रहा है? अब इसमें लगभग पॉइंट्स में लिख दिया है। आर्थिक कारण में निवेश की कमी, किसानों की बदहाली, मजबूरी, जो सामाजिक सांस्कृतिक कारण भी है, तकनीकी की कमी, अर्थात जो संरचनात्मक घटक थे, कारक थे। आ रहा समझ में? तो आपके पास वर्ड का लिमिट है, काउंटेबल में काउंट करके मैं बता रहा हूं। 200 शब्द का होता, थोड़ा इसको और विश्लेषित करते डिटेल में, और आप इसी प्रकार से इस उत्तर के प्रस्तुतिकरण को निर्मित करने का प्रयास कीजिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं समझ गए होंगे आप। कृषि उत्पादकता भारत में कम क्यों है, उसके क्या कारण है, कुछ चार्ट, मॉडल, डायग्राम ये सब दी। जैसे मॉनसून वाले पर भी दिया सकता है। मॉनसून पर निर्भरता, मॉनसून असफल मतलब अनिश्चित है, तो कृषि की उत्पादन क्षमता भी अनिश्चित होगी, तो उत्पादकता की तो बात ही बेकार है। और अभी भी 50% से ज़्यादा रेनफेड एग्रीकल्चर है, अर्थात वर्षा आधारित कृषि है, तो उत्पादकता वैसे ही कम होगा। तो सब कुछ समायोजित करके फ्लो चार्ट जरूर दीजिए, क्योंकि एक बार में वो बताता है कि किन किन कारणों से भारत की क्या दशा या दुर्दशा है। और भारत को यदि महाशक्ति बनना है, तो यद्यपि जीडीपी में अभी लगभग 17% के आसपास कृषि का कंट्रीब्यूशन है, हालांकि कोविड-19 में भारत की कृषि ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है, क्योंकि उद्योग धंधे तो काफ़ी हद तक बंद ही रहे थे। भारत ने विश्व में आयात के नए कीर्तिमान स्थापित किए, परंतु जिस प्रकार से कृषि कानून बनाया गया था, अर्थात कृषि का वाणिज्यीकरण। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ बेवजह सलाह मत दीजिए कि इन कारणों से हम बढ़ा सकते हैं, जो कि आपसे पूछा नहीं गया है। अगर पूछा जाता कि उत्पादकता किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, तो उन्हीं फैक्टर्स को रिवाइव कर देना था। अतः प्रश्न की मांग के अनुरूप प्रश्न का उत्तर होगा, बेवजह की जानकारी नहीं। अर्थात जब अगर ऐसा पूछा जाता तो इसमें शामिल होता। तो उम्मीद करते हैं कि आप बहुत बेहतर प्रकार से तकनीकी स्तर पर भी इस प्रश्न को समझे होंगे। इसका उत्तर किस प्रकार से बनेगा, किस प्रकार के मॉडल, चार्ट, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स दिए जा सकते हैं, और इस कौशल को सीखिए, स्किल को सीखिए, ताकि ज्ञान आपके पास है या आप अर्जित कर लेंगे या करिए, ताकि बेहतर अंक के साथ, अच्छे रैंक के साथ चयनित होइए। यही दृष्टि आईएएस का प्रयास भी है। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।